खमास। खमास के समय सभी मंगल कार्य बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ऐसा क्या कारण है कि खमास के समय सभी मंगल कार्य, शादी विवाह, बच्चों का मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी नया काम करना, नई गाड़ी लेना, सब कुछ बंद होता है। नए व्यापार का स्टार्ट करना, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। ऋषि मुनि बहुत ही तत्वदर्शी थे, और उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, जो सिस्टम बना है, वो सब वैज्ञानिक है। क्योंकि ऋषि मुनि क्या थे? एंशियंट साइंटिस्ट थे। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। और वो जो लॉजिक है, वो दो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। पता है कौन कौन से दो प्लैनेट है वो दो प्लैनेट कोई और नहीं है। एक तो है आपके भाई साहब सन, और जो दूसरा प्लैनेट है, दैट इज नन अदर देन जुपिटर। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि जुपिटर और सन का अपने जीवन में क्या महत्व है, तो आप यही बोलोगे कि इनका महत्व जैसे है जल बिन नीर, या फिर जल बिन कोई पक्षी जो कि भटक गया हो। रेगिस्तान में तिनके का पानी, तिनके थोड़ा सा पानी मिल जाए आपको। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि सूर्य आत्म कारक है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। इन दोनों में से किसी भी एक प्लैनेट का आपसे रुष्ट हो जाना आपके जीवन को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का संबंध उस परम तत्व ज्ञान से है। इसलिए आपने देखा होगा कि सूर्य अग्नि तत्व प्लैनेट है और जुपिटर क्या है? आकाश तत्व। और जब इन दोनों का मेल होता है, तो बहुत ही सुगम और सुंदर जीवन व्यतीत होता है व्यक्ति का, ज्ञान युक्त, और उस परमात्मा के सानिध्य में। अब खैमास में ऐसा क्या होता है? हमें एक चीज समझना होगा कि जब हम प्लानिटरी पोजीशन की बात करते हैं, तो हमारे पास कुल 12 राशियां हैं। कौन कौन सी 12 राशियां हैं? मेष, इसके बाद वृषभ, फिर इसके बाद बुद्ध की राशि आती है। तो आप अगर साइकिल को देखिए, मंगल शुक्र बुध चंद्र, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु, शनि, शनि गुरु। इसमें से जुपिटर के पास दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप ध्यान से देखें, तो दोनों राशि कहाँ पड़ती है? अव्यक्त भाव में। व्यक्त अव्यक्त भाव पे मैंने काफी क्लासेस लिया, आपने देखा होगा, हमने काफी डिस्कशन किया इस पे। ये आपका जन्म स्थान है, ये आपका मृत्यु स्थान है। तो मृत्यु स्थान के बाद और जन्म स्थान के पहले जो है, वो है अव्यक्त, अर्थात आत्मा का स्थान। आत्मा मृत्यु के बाद यहाँ प्रवेश करती है। पहले कौन मिलता है? गुरु। और आत्मा जन्म के पहले किससे मिलके आती है? फिर से गुरु से मिलके आती है, और फिर माँ के गर्भ धारण करती है यहीं पे। ये लास्ट का नक्षत्र बुध का होता है, मैंने पहले ही बताया। पहला नक्षत्र केतु का होता है। केतु अर्थात बीज रूप में। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये धर्म स्थान है, ये मुक्ति का स्थान है। दोनों स्थान किसको मिले? गुरु को मिले। अब ये जुपिटर के साथ ऐसा क्या होता है कि खरमास लग जाता है? जब भी गुरु का प्रभाव अल्पकालीन हो जाए, या किसी कारण से सूर्य का प्रभाव कम हो जाए, ये दोनों ही प्रभावहीन हो जाए, तब खरमास लगता है। खरमास का मतलब होता है ऐसा समय जो कि आपके लिए विपरीत हो, कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता है। बीच में दो राशि शनि की पड़ती है, जो कि आपकी कर्म कारक है। अब थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। आपको पता है कि सूर्य अपना एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, और कहीं ना कहीं जुपिटर है। अगर आप अर्थ को स्टेशनरी माने, तो आप ये देखेंगे कि अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, मतलब पोजिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही आपकी बर्थ चार्ट बनता है, वही आपका बर्थ चार्ट बनता है। तो अर्थ के चारों तरफ कुल 12 राशियां हैं। उसमें से तो गुरु की जो दो राशियां हैं, वो कौन कौन सी है? सैजिटेरियस और पाइसिस, अर्थात धनु और मीन। जब सूर्य इन दो राशि में प्रवेश करता है, जब कभी सूर्य इन दो राशि में प्रवेश करता है, तब लगता है खर मास।
दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। जब भी यहाँ के 30 दिन और यहाँ के 30 दिन कोई मंगल कार्य नहीं हो सकते। इस समय सूर्य कहाँ पे है? इस समय सूर्य चल रहा है पाइसिस में। कुछ महीने पहले सूर्य कहाँ पे था? सैजिटेरियस में, अर्थात धनु में। अर्थात अव्यक्त की दो राशि, पहले धर्म का क्षीण हुआ, अब क्या हुआ? आपके मुक्ति का क्षीण हुआ। यहाँ पे आप कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते हो। कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? आप विवाह करोगे, क्या होगा पता है? मुक्ति का स्थान है यहाँ पे, सूर्य ने प्रवेश किया है। अच्छा, सूर्य की खासियत है, सूर्य में एक तपन है, एक ऊर्जा है और सूर्य की खुद की ग्रेविटी है। सूर्य की ग्रेविटी लगभग 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जुपिटर की ग्रेविटी लगभग 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैं ये मान लूं कि सूर्य, मैं यहाँ पे प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राशि की बात कर रहा हूँ। जुपिटर हो सकता है कहीं भी अलग अलग जगह पे हो उस समय। इस समय जुपिटर का गोचर कहाँ चल रहा है? इस समय जुपिटर का गोचर मीन राशि में चल रहा है। राइट, इस समय जुपिटर यहाँ पे। अब कहानी ये बनती कि जब सूर्य का जो प्रभाव है जैसे ही इस राशि पे पड़ता है, तो सूर्य की खासियत है, सूर्य एक तपन है, एक ऊर्जा है, पहली बात तो। और आत्मकारक है। जुपिटर ज्ञान है। अब पाइसिस जो है वो कौन सा ज्ञान है? वो मुक्ति का ज्ञान है। वो एक आध्यात्मिक शक्ति है जो इनिशिएशन के जस्ट पहले है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान है, लेकिन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? अव्यक्त का व्यक्त में ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जब अ, आपका सूर्य था, तो ये कौन सा ज्ञान था? ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान था, लेकिन ये व्यक्त से अव्यक्त का ट्रांसफॉर्मेशन था। तो उसने एक ऊर्जा दी सॉरी। अब उस ऊर्जा का प्रभाव जब इन राशि पे पड़ा, तो इस राशि का जो स्वभाव है वो कंट्रोल से बाहर चला गया। कंट्रोल से बाहर का मतलब है कि उसका खुद का स्वभाव कंट्रोल में नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे मंगल कार्य किए जाए तो व्यक्ति, जुपिटर और, अब मंगल कार्य हम भौतिक कार्य की बात कर रहे हैं, राइट? वैसे तो नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो इस समय हवन इत्यादि ये सब चीजें भी निषेध बताई जाती है। धार्मिक कार्य भी निषेध बताया जाता है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी, सूर्य का ग्रेविटेशनल पुश या पुल, खास करके पुल ही होगा वो, जब भी जुपिटर के राशि के ग्रेविटी, राशि के प्रभाव में घुसता है, तो वो क्या होता है पता है? दोनों डिसमिंगल हो जाते हैं। जबकि दोनों ज्ञान, दोनों कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट आपके बाकी भौतिक जीवन में पड़ता है। एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जुपिटर बहुत ही बड़ा है। जुपिटर के अंदर भी खोखलापन है, उसके अंदर भी हीलियम जैसे गैसेस है, बहुत ऊर्जा है। अगर जुपिटर का साइज और बड़ा होता तो वो भी दूसरा सूर्य कहलाता। इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। आपको ये भी पता है कि जुपिटर के ऊपर अनगिनत विस्फोट होते रहते हैं। कई लोग उसमें तर्क देते हैं ग्रेविटी का, कई लोग तर्क देते हैं उसके अंदर की ऊर्जा का। राइट, क्योंकि आने वाले जो भी उल्का पिंड है उनको अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। अब खलमास लगा हुआ है। एज्यूम करो कोई इसमें मंगल कार्य करता, विवाह करता है, तो उसका झुकाव कहाँ होगा? उस आध्यात्मिकता की तरफ होगा। एक तरफ से तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका जो गुरु है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल फॉर्म में नहीं होगा। आत्मा केवल उस प्यास की तरफ भटकेगी, रिजल्टेंट आउटपुट उस तरफ से मिल नहीं पाएगा। और क्या होगा? वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने भौतिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा, जिस उद्देश्य से उसने कोई कार्य किया हो। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस समय में सभी तरह के मंगल कार्य वर्जित है। लेकिन क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? सबके लिए नहीं। अगर आपका जुपिटर, अगर आपका जुपिटर अकारक है, अकारक का मतलब है आपके जुपिटर अकारक है, उसकी दशा चल रही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपका जुपिटर 6 का लॉर्ड है, 6, 8 या 12th लॉर्ड है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये समय सबसे अच्छा बन सकता है। हाँ, इसमें भी उसको एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। मैं इसमें तो कोई शक और संशय की बात ही नहीं है।
लेकिन ऑन एन एवरेज जुपिटर ज्ञान का कारक है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा, अगर जुपिटर अकारक भी हुआ तब भी आपको ज्ञान देता है, पता है आपको? जुपिटर की खास बात है कि जुपिटर अगर 6 8 12 का लॉर्ड है तब भी वो आपको ज्ञान देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति कोई कर्म करेगा तो कैसे चलेगा? और वो भी, एक ज्ञान है धर्म का, दूसरा ज्ञान है मुक्ति का। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। मुक्ति कौन चाहता है? मुक्ति का कारक कौन है पता है? आत्मा है, ना कि शरीर है। कोई मंगल कार्य की आवश्यकता क्यों है? मेडिटेशन। जो पहला काव्य हुआ, जब पिछला खलमास था, उस समय व्यक्ति को मंत्रोच्चारण पे फोकस करना था। इस खलमास में व्यक्ति को योग साधना पे फोकस करना चाहिए। ये इसकी ज्योतिषीय उपाय है। जब सूर्य धनु में हो, अर्थात धनु वाला खलमास लगे, क्योंकि वो क्या है? व्यक्त से अव्यक्त। जब धनु वाला खलमास लगे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मंत्रोच्चारण। और जब खलमास, कौन सा मैंने कहा आपको? मीन वाला खलमास लगे तो व्यक्ति को कौन सा क्या करना चाहिए? ध्यान या फिर मेडिटेशन। ये इसकी मेन रेमेडी है। दोनों में दोनों में भौतिकता का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये दोनों मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज अ बेसिक साइंस। खलमास वो समय है जब व्यक्ति को शिखर पे लेके जाता है, लेकिन आत्मिक रूप में, क्योंकि यहाँ पे आत्मा बहुत ही बलशाली बनने का प्रयास करती है। लेकिन अभी आपका सूर्य अगर राहु से ग्रसित, फॉर एग्जाम्पल इस समय मीन में, इस समय सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मीन में राहु है। तो क्या होगा? राहु भटकाएगा भी। तो दिस नीड हाई कंसंट्रेशन। वो शंका पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा। ऐसे समय पे आपको फुल फोकस की आवश्यकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फोकस कौन देगा? अगेन, राहु को कौन बैलेंस करता है? केतु। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां भाव किसका होता है? केतु का होता है। अब केतु क्या है? केतु केतु क्या है पता है? पर्पस ऑफ लाइफ, अर्थात इंटेंट एंड पर्पस। आपको पर्पस में शुद्धि रखनी पड़ेगी। आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं। तभी राहु भटका नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान देना है, वरना राहु भटका देगा। तो अभी से लेकर के जो समय चल रहा है, खलमास खत्म होने को अभी भी लगभग 2 हफ्ते है। 13 या 14 अप्रैल के आसपास खलमास खत्म होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप ध्यान करें, मेडिटेट करें, सूर्य को जल अर्पित करें, अर्ली मॉर्निंग उठे और परमात्मा से ध्यान लगाए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी, आपके जीवन की समस्याएं भी कंट्रोल होगी, कि सूर्य बलशाली होगा और वो पूरी ताकत से आपको उस आध्यात्मिक बल की तरफ लेके जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई कि खलमास क्या है? एक्चुअली मंगल ही मंगल है, लेकिन आत्मा के लिए। भौतिक रूप में ये क्या है? खलमास, अर्थात क्षय, व्यय। नमः शिवाय। धन्यवाद।